हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लेटो का आदर्श राज्य। ध्यान रखिएगा, एमए का पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर प्लेटो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत हमने पढ़ लिया, प्लेटो के बारे में पढ़ लिया, प्लेटो की थोड़ी बहुत फिलॉसफी पढ़ ली थी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य, है ना। प्लेटो का आदर्श राज्य पढ़ेंगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो का दार्शनिक राज्य का सिद्धांत और प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो की शिक्षा। इतनी बातें हमको पढ़नी है प्लेटो को लेकर जो है, ठीक है। इसी तरीके से अरस्तु का भी, इसी तरीके से जो है आप कह सकते हैं मैक्सियावेली का या मैक्सी का, है ना। तो जितने भी फिलासफर हैं उन सबको हम ऐसे ही देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बता दें, इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? एक मिनट हम पेन ले लेते हैं भाई, ठीक है। प्लेटो का आदर्श राज्य, ध्यान रखिएगा, प्लेटो के विचारों का जो केंद्र बिंदु है उसके आदर्श राज्य की धारणा है। यानी कि प्लेटो हमेशा आदर्श राज्य की बात करती है। पहली बात ये जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट आपसे, प्लेटो किसकी बात करता है? आदर्श राज्य की बात करता है। एक बात ये अपने केंद्र बिंदु में बैठा लीजिएगा, यानी कि अपने केंद्र बिंदु में ये केंद्र बैठाइएगा कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, या मतलब जो केंद्र है उसका फिलॉसफी जो है, यानी उसके विचारों का जो केंद्र है वह क्या है? आदर्श राज्य है। यानी कि प्लेटो आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहता है, ये उसके दिमाग में बना हुआ। प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक यानी कि एक किताब है, इसके पहले की वीडियो मैंने पूरा डिटेल अच्छे से कराया है। फर्स्ट पार्ट आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। रिपब्लिक में क्या करता है? आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत करता है, यानी कि आदर्श राज्य के बारे में बताता है कि आदर्श राज्य कैसे क्या होने चाहिए, ठीक है। आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत करता है क्योंकि उसके समय यूनान में राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उसने आदर्श राज्य की कल्पना की, जो सभी समय तथा स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने यह बताने का प्रयास भी किया है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। उसने अपने आदर्श राज्य की व्यवहारिकता पर गहराई से विचार नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, आदर्श राज्य पर व्यवहारिकता पर, यही से हम लोग क्या निकालेंगे? प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना निकालेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने क्या किया? अपने आदर्श राज्य की व्यवहारिकता पर, गहराई पर कम काम किया है, यानी कि उसकी व्यवहारिकता पर कम फोकस किया है, व्यवहारिक रूप धारण नहीं करा पाया है। तो ये हम आलोचना भी कर सकते हैं आने वाले पार्ट में, ठीक है। और ये पूछता भी है कि जैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना या समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, या प्लेटो के आदर्श राज्य पर टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी कीजिए मतलब एक फर्स्ट पार्ट ये होगा कि भाई प्रोज बताएं, और फिर उसके बाद कौन से बताएं, यानी कि उसके जो मेन फैक्टर हैं वो क्या हैं, और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि गलत हैं, इस तरीके से ना, उसका सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। तो प्लेटो क्या करता है? व्यवहारिकता पर काम कम करता है। किस पे? आदर्श राज्य पर। उसका आदर्श राज्य वास्तव में एक कल्पना की वस्तु बन गया है, और यही कारण है कि मैक्सी भी एक क्या हुआ? फिलासफर हुआ। मैक्सी ने क्या किया? प्लेटो को सबसे पहला स्वप्न लोकी कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई मैक्सी ने प्लेटो को क्या कहा, या सबसे पहला स्वप्न लोकी किसने कहा है? किस दार्शनिक को स्वप्नलोकी कहा जाता है? मैक्सी ने किसे स्वप्नलोकी कहा है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्वप्नलोकी या स्वप्नलोकी कौन था? प्लेटो था। क्यों था? क्योंकि ये आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, और आदर्श राज्य को इसने व्यवहारिक रूप नहीं दे पाया, इसीलिए इसको कहा गया मैक्सी के द्वारा पहला स्वप्न लोकी। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं बता देता हूँ, प्लेटो का आदर्श राज्य के अंतर्गत आपको क्या देखना है कि भाई प्लेटो के विचारों में ये शुरुआत से ही रहा है कि हमें एक आदर्श राज्य बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि उसके समय यूनान में राजनीतिक अराजकता व्याप्त हो चुकी थी, और इसी के परिणाम स्वरूप देखिए, किसी के जो विचार होते हैं ना, या किसी जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके अपने इन्वायरमेंट की वजह से चीज़ें उगती हैं उसके दिमाग में। अब उसका इन्वायरमेंट धार्मिक कैसा है, राजनीतिक कैसा है, आर्थिक कैसा है, सांस्कृतिक जो है पर्यावरण कैसा है ना, इस तरीके से
उसके जो है विचार प्रभावित होते हैं। तो ये विचार आया क्यों, कहाँ से आया, कैसे आया, अगर आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखिएगा उसके समय में यानी कि प्लेटो के समय में यूनान में जो है राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी, यानी कि समाज बिखरा हुआ था, हिंसा हो रही थी, है ना, ये सारी चीज़ें व्याप्त थी, कह सकते हैं आप, सामाजिक बुराइयाँ थी, है ना। तो इसलिए जो है ये एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है और उसको व्यवहारिक रूप नहीं दे पाता, ये उसकी जो है आलोचना की जा सकती है, उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और प्लेटो के आदर्श राज्य को लेकर आगे लेखक बताते हैं राज्य व्यक्ति का विशद रूप है ना। राज्य क्या है, व्यक्ति का विशद रूप है का मतलब ये क्या है, विराट रूप है या विकसित रूप है। विशद का मतलब क्या होता है भाई, विकसित रूप है ना। विशद का मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, विशद का मतलब होता है विकसित। राज्य क्या है, व्यक्ति का विकसित रूप है, ये बताया जा रहा है प्लेटो महाराज के द्वारा। प्लेटो का मानना है, यानी कि पहली चीज़ ये हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में पहली बात क्या आती है, राज्य व्यक्ति का विशद रूप है। कैसे है, तो भाई ऐसे है, प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का विशद रूप है, अर्थात विकसित रूप है, विराट रूप है या एक अच्छा रूप है, इस तरीके से आप कह सकते हैं ना। जब कोई चीज़ अच्छी अवस्था में अपने आती है, जैसे हम कह सकते हैं एक फूल होता है, एक पंखुड़ी होती है, उसका जो कली होता है, इस तरीके से ना। तो वही चीज़ है, फूल क्या है, उसी जो है पेड़ का विकसित रूप है, यानी कि विशद रूप है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। राज्य मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है। अब देखिए डिफाइन किया जाता है राज्य को और व्यक्ति को लेकर। राज्य क्या है, मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है। आत्मा का बाह्य रूप का मतलब क्या, जो हमने सोचा वही क्या है, एक राज्य है। जैसे हमने कल्पना की वही क्या है, राज्य है। यानी हमने जो सोचा उसको क्रियान्वित किया और वो चीज़ें कहाँ पर इम्पैक्ट करेंगी, हमारे बाह्य आवरण की तरफ। इसीलिए राज्य को माना गया जो है बाह्य आवरण, ये हम कह सकते हैं शरीर, है ना। आत्मा क्या है, वह जो है मनुष्य है और राज्य क्या है, वह एक शरीर है। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, जैसा कि हमने बताया। प्लेटो की मान्यता है कि मानव की आत्मा में बुद्धि या विवेक, साहस और तृष्णा होते हैं। यानी कि बुद्धि, साहस, तृष्णा, ये तीन चीज़ों को इन्होंने बताया है। क्या क्या भाई, फिर से यही देखिए, सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, इन्हीं सब चीज़ों पर आपको बात करनी होगी। यानी यही सब की पॉइंट है, जिसे कहते हैं नोट्स में जो है ये चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए। प्लेटो का 3 शब्द है, बुद्धि, साहस, बुद्धि या विवेक, दोनों चीज़ एक साथ रहेगा, ठीक है, और तृष्णा। ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि भाई बुद्धि, साहस और तृष्णा, इन 3 बातों पर ये काम किया जाता है जो है प्लेटो के द्वारा। तो ये क्या कहते हैं आगे कि साहस और तृष्णा होते हैं, ये तीनों तत्व मानव के व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाते हैं। विवेक शेष तत्वों में सामंजस्य स्थापित करता है। न्याय भी मानव आत्मा का तत्व है जो अन्य तत्वों को अपने अपने कार्यों में संलग्न करता है। प्लेटो राज्य में इन्हीं तत्वों के आधार पर तीनों वर्गों की स्थापना करता है। अब देखिए पहले क्या बताया प्लेटो ने कि भाई प्लेटो के आदर्श राज्य की जब हम बात करेंगे तो ये 3 चीज़ों को हम यहाँ पर उल्लेखित करेंगे कि प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है, विकसित रूप है, राज्य क्या है, शरीर है, और मनुष्य क्या है, आत्मा है। इस तरीके से इसको बता सकते हैं। उसके बाद प्लेटो ने जो है 3 बातों की बात करता है या 3 तत्वों की बात करता है, बुद्धि या विवेक, उसके साहस और तृष्णा। उसी के हिसाब से यानी इन्हीं तीनों शब्दों के आधार पर जो है राज्य का वर्गीकरण भी किया जाता है, यानी कि 3 वर्ग में बांटा जाता है। अब कौन कौन से वह वर्ग हैं, वह कहता है हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम में से प्रत्येक में ठीक वही तत्व तथा प्रकृतियां होती हैं जो राज्य में हैं। प्लेटो बुद्धि या विवेक प्रधान व्यक्तियों को शासक वर्ग, यानी कि जिसके अंदर बुद्धि है और विवेक है, इसके सामने आप ऐसे लिख भी सकते हैं शासक वर्ग। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा, है ना। बुद्धि या विवेक जिसके पास, वो क्या है, शासक है। शासक प्रधान को संरक्षक या सैनिक वर्ग बनाया है, यानी जिसके पास बुद्धि है वो क्या है, जो है संरक्षक है, शासक है या सैनिक है, ठीक है। तो ये साहस क्या हो जाएगा, सैनिक का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बुद्धि या विवेक का मतलब शासक
और साहस का मतलब सैनिक, तृष्णा का मतलब हो जाएगा आपका व्यापारी। ठीक है, व्यापारी हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, प्लेटो बुद्धि या विवेक प्रधान व्यक्तियों को शासक वर्ग, साहस क्या करता है, प्रधान को संरक्षक या सैनिक बनाता है ना। उसके बाद तृष्णा प्रधान व्यक्तियों यानी जिसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है व्यक्तियों क्या करता है, उत्पादन वर्ग में स्थान देता है यानी कि व्यापारी वर्ग बनाता है। तो एक चीज़ आप क्लियर हो गई कि प्लेटो का 3 वाक्य है, बुद्धि, साहस, तृष्णा, या बुद्धि या विवेक, साहस और तृष्णा। जिसके अंदर बुद्धि और विवेक है वह शासक वर्ग है, जिसके अंदर साहस है वह सैनिक या संरक्षक वर्ग है, तृष्णा जिसके अंतर्गत है वह क्या है, उत्पादक वर्ग है यानी कि जो उत्पाद करता हो, जो व्यापार करता हो उसको बता रहा है। विवेक प्रधान व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे नहीं दौड़ते, यानी कि जो विवेक जो है विवेकीय व्यक्ति होती हैं वह इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ते, वह नहीं भागते हैं। वे सच्चे अर्थों में तत्ववेत्ता और दार्शनिक होते हैं तथा उन्हें निष्पक्ष तथा निष्काम रूप से समाज सेवा में आनंद आता है। वे समाज का शासन चलाने से सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आगे होगा दार्शनिक होते हैं, यहीं से स्टार्ट होगा प्लेटो का आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की भूमिका, यानी कि प्लेटो का दार्शनिक राजा या दार्शनिक राज्य की भी बात हम करेंगे, है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ से क्या किया आपने देखा कि भाई राज्य क्या है, विकसित रूप है, किसका विकसित रूप है, व्यक्ति का। दूसरी चीज प्लेटो क्या करता है, 3 तत्वों की बात करता है, 3 बातों की बात करता है। कौन कौन से, बुद्धि या विवेक, साहस और तृष्णा। बुद्धि किसका, यानी कि जिसके अंदर में बुद्धि या विवेक का प्रधानता है, यानी उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा है वह शासक वर्ग हो जाता है। जिसके अंदर साहस है वह सैनिक या संरक्षक हो जाता है। जिसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है वह व्यापारी या उत्पादक वर्ग हो जाता है। इतने भागों में हम या इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू हम बनाकर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन बाई लाइन लिखिए ही। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए अब बढ़ते हैं अब हम आगे। ठीक है, साहस प्रधान व्यक्ति सूरवीर होते हैं। अब थोड़ा सा वही देखिए यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है ना। इन्हें युद्ध और समाज से प्रेम होता है, इसलिए इन्हें सैनिक वर्ग में रखकर समाज और राज्य का संरक्षक बनाया जाता है। तीसरा देश प्रधान व्यक्ति इच्छाओं में वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इनमें श्रमिक, शिल्पकार, किसान, व्यवसायी आते हैं। तो आप जो है बना भी सकते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ों को आसान कैसे किया जाता है। जैसे कि इसके पहले के वीडियो हमने बताया, मतलब इसके पहले के स्लाइड में हमने बताया क्या क्या चीज़ें। पहला क्या हो जाता है भैया, साहस, सॉरी पहला क्या था, बुद्धि। एक मिनट, पहला क्या था, बुद्धि या विवेक, दूसरा है साहस और तीसरा है तृष्णा, है ना। तो बुद्धि क्या करता है, शासक को बताता है। साहस क्या करता है, संरक्षक या फिर सैनिक वर्ग को दिखाता है ना। तीसरा क्या है, उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग को बताता है। अब इस उत्पादक वर्ग में क्या क्या लोग आ रहे हैं, किन्हें किन्हें रखा जा सकता है। तो भाई उत्पादन वर्ग में कहाँ गए, तीसरा देश प्रधान व्यक्तियों इच्छाओं को वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इसमें श्रमिक, देखिए अब ऐसे ही हम बनाएंगे श्रमिक, ठीक है। दूसरा क्या है, शिल्पकार। अब भाई उसके समय में जो जो लोग रहे होंगे उन्हीं का यहाँ पे उल्लेखन किया गया है, किसान, है ना। उसके बाद व्यवसायी। ये सब क्या हो गए, तृष्णा वाले हो गए, यानी कि जिसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है। यानी कि तीसरा तत्व जिसके अंदर ज़्यादा है वह क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है भाई, तृष्णा प्रधान मनुष्यों में क्या होता है, इच्छाओं के जो है वशीभूत होकर, यानी कि इच्छाओं के पीछे भाग कर लोग क्या वो बनते हैं, श्रमिक बनते हैं, शिल्पकार बनते हैं, किसान बनते हैं, व्यवसायी बनते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की धारणा में विवेचन करता है, यानी कि व्याख्या करता है कि अपने गुणों के अनुसार व्यक्तियों को अपने वर्ग में रहकर अपना कार्य
करना चाहिए तथा अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इससे कार्य कुशलता तथा कार्य सुगमता आएगी, आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाएंगे तथा राज्य में एकता, अखंडता तथा सुख शांति की स्थापना होगी। तो इस तरीके से जब आप बांटेंगे, यानी कि जब प्लेटो के बारे में लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिख लेंगे कि भाई बुद्धि किसका प्रतीक है, शासक का, साहस संरक्षक या सैनिक का, तीसरा उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं भाई श्रमिक, शिल्पकार, किसान या व्यवसायी। अब ये तीनों ऐसे बना सकते हैं, यदि ये तीनों अपना कार्य बिना किसी हस्तक्षेप के एक दूसरे के करते हैं तो क्या चीज़ें आएंगी, तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर ये सब करते हैं तो परिणाम क्या होगा, एकता आएगी, अखंडता आएगी, सुख शांति की स्थापना होगी और समृद्धि होगी, यानी कि राज्य का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। ये परिणाम में आप दिखा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम हेडिंग वाइज बात कर लेते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत पहली बात आती है आर्थिक तत्व को लेकर। आर्थिक तत्व क्या है, मनुष्य तृष्णा से संबंध रखने वाली सभी आवश्यकताओं की अकेले पूर्ति नहीं कर सकता है, यानी कि भाई जो भी मनुष्य है वह अपने अकेले की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकता है। इसके लिए उसके अनेक मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तथा श्रम विभाजन एवं कार्य विशिष्टीकरण करना पड़ता है। मनुष्य की आहार, वस्त्र, मकान आदि आधारभूत आवश्यकताएं ही अनेक व्यक्तियों के सहयोग की मांग करती हैं। आर्थिक सहयोग जीवन के लिए अत्यावश्यक होने के कारण व्यक्ति राज्य के रूप में संगठित हो जाते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि तथा सेवाओं का समुचित आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक आवश्यकताएं ही राज्य का निर्माण करती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपना कार्य ठीक से तथा अधिकतम कुशलता से करे। यही न्याय है और न्याय के अनुसार चलने पर राज्य की आवश्यकताएं भली भांति पूरी हो जाती हैं। प्लेटो के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को सदैव उसकी प्रकृति के अनुकूल एक ही कार्य में लगाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे, अनेक कार्य ना करे, तभी सारा नगर एक राज्य होगा। अब देखिए, यहाँ से आपको क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई प्लेटो पहली बात क्या करता है, आर्थिक तत्व की बात करता है। आर्थिक तत्व के अंतर्गत क्या चीज़ें बताता है, तृष्णा, यानी कि तृष्णा यानी कि इच्छा, है ना। इच्छाओं के तहत जो है, यानी कि भाई उसे चाहिए रोटी, उसे चाहिए कपड़े, उसे चाहिए मकान, ये तीन बातें हैं प्रमुख रूप से। आधारभूत संरचना जिसे कह सकते हैं, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, ये सबसे पहले चाहिए होता है किसी भी मनुष्य को एक अपना जीवन यापन करने के लिए। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, श्रम विभाजन करना पड़ेगा या श्रम का विशिष्टीकरण करना पड़ेगा। तो इसलिए कि भाई मनुष्य जो होगा वह अपना अलग अलग जो है एरिया चुनेगा या अपना क्षेत्र जो है चूज करेगा और उसी क्षेत्र में उसे काम करना होता है या उसी के अकॉर्डिंग उसे चीज़ों को संचालित करना पड़ता है। ये प्लेटो के अनुसार हो रही बात है, ध्यान रखिएगा। अब इसका हम आलोचना भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये प्लेटो क्या कर रहे हैं, यानी कि एक बेड़ा बना रहे हैं, है ना। एक क्या बना रहे हैं, बेड़ा बना रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं कि भाई तुम यहीं पर रहो, तुम यही सोचो और इसके बाहर मत सोचो, है ना। जैसे एक व्यापारी है तो व्यापार के बारे में सोचे और दूसरे किसी चीज़ के बारे में ना सोचे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैनिक तत्व। तो अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से बता देने की कोशिश करता हूँ। जो आर्थिक तत्व है ना, ये समझिए केवल इतना है, इसको अगर हम छोटे से शब्दों में बताएं, तृष्णा है, इच्छा है और इच्छाओं को बांटने का तरीका है। यानी कि भाई जैसे कि मेरी इच्छा है कि सारी चीज़ें हों, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान हो, तो अब रोटी कौन बनाएगा, रोटी बनाएगा का मतलब ये है कि व्यापार वर्ग कौन सा है ना, उत्पादन वर्ग, ये समझिए। उसके बाद वस्त्र हो जाएगा, इसी तरीके से अन्य चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि पूरा का पूरा तृष्णा से संबंधित, यानी कि तृष्णा को पूर्ण करने वाले लोग जो होंगे उन सबका अपना अपना अलग अलग क्षेत्र होगा। उसी क्षेत्र में आगे चलकर काम करना ही क्या है, न्याय है, ये प्लेटो का मानना है, ठीक है। और अगर ऐसा करता है, सभी लोग ऐसे करते हैं, तो क्या होगा, एक आदर्श राज्य के तहत न्याय की भी स्थापना होगी, है ना। आदर्श राज्य के तहत एक न्याय की भी स्थापना होगी। ये परिणाम में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब बढ़ते हैं हम सैनिक तत्व की तरफ। सैनिक तत्व के अंतर्गत
आर्थिक आवश्यकताएं राज्य को जन्म देती हैं। क्या करती हैं? आर्थिक आवश्यकताएं राज्य को जन्म देती हैं, यानी कि ये समझिए कि जो आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं वह क्या करती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं, यानी कि समाज को बनाती हैं, समाज को संग्रहित और एकत्रित करती हैं। समाज का मतलब क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इन दोनों का आपस में तालमेल कैसे बढ़ता है? जब इसकी किसी भी चीज़ को ज़रूरत पड़ती है और इसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला सामने वाला व्यक्ति इसको जो है मदद करता है, हेल्प करता है, तो यहीं से तो भाई समाजीकरण होता है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई आर्थिक आवश्यकताएं ही, आर्थिक पहलू ही क्या करते हैं? समाज को समाजीकरण बताते हैं या सामाजिकता देते हैं, है ना। लेकिन उन्हें राज्य का एकमात्र तत्व भी नहीं माना जा सकता है। केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरा करने वाला राज्य केवल अपना पेट भरने मात्र से संतुष्ट सुअरों का राज्य होगा। अब देखिए, ये भी कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं। केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरा करने वाला राज्य केवल अपना पेट भरने मात्र से संतुष्ट सुअरों का राज्य होगा। ये बात कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। समाज के सभी व्यक्ति मौलिक आर्थिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होते हैं। अनेक लोग सुसंस्कृत, परिमार्जित तथा विलासिता की वस्तुओं की ओर आकर्षित भी होते हैं। जब इस प्रकार की इच्छाएं बढ़ती हैं तब राज्य की आत्मा निर्भरता समाप्त हो जाती है। इसके लिए अधिक भूभाग और जनसंख्या की आवश्यकता होती है। यह कार्य युद्ध द्वारा संपन्न होता है। राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य भूभाग प्राप्त करना तथा उसे सुरक्षित रखना होता है। राज्य की रक्षा के लिए साहस प्रधान शूरवीरों की आवश्यकता होती है। सैनिक वर्ग का आविर्भाव भी होता है। इनमें साहस प्रधान व्यक्ति आते हैं जिन्हें युद्ध में सर्वाधिक आनंद आता है। इस वर्ग को राज्य से भी प्रेम होता है और इसलिए यह इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। विशेषीकरण के सिद्धांत के अनुसार राज्य में संरक्षक या सैनिक वर्ग बनाया जाता है जो राज्य की रक्षा तथा प्रदेश का विस्तार करता है। देखिए, आपको जोड़ना कैसे है ये सीख लीजिए पहले। अभी इसके पहले के स्लाइड में आपने क्या देखा? आपने देखा, एक मिनट हम फिर से आपको दिखा देते हैं, आर्थिक तत्व, यानी कि किसी भी राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए आर्थिक तत्व सामने आते हैं, उसी के तहत जो है सामाजिकरण किया जाता है। फिर बात आती है क्या? सैनिक तत्व, यानी सैनिक वर्ग। इसकी स्थापना कैसे की जाती है या इसकी स्थापना कैसे होती है? तो भाई केवल आर्थिक तत्वों के वजह से ही सारी चीज़ें रेगुलेट नहीं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी की इच्छाएं हैं वह क्या है? अनंत है। उसकी चीज़ों से वह संतुष्ट नहीं होता है और इसलिए वह चीज़ों को जो है असंतुष्टि की दृष्टि से देखता है। इसलिए उसकी जो है तृष्णा जो है या उसकी जो इच्छाएं हैं वह बढ़ती चली जाती हैं और जिसको पूरा करने के लिए भूभाग की ज़रूरत पड़ती है, जनसंख्या की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए बात आती है किसकी? साहस प्रधान व्यक्ति की या सैनिक शूरवीरों की जो है बात आती है। तो ये क्यों और कैसे होता है कि भाई अगर हमें इच्छाओं की पूर्ति करना है तो हमें जनसंख्या चाहिए, जनसंख्या के साथ साथ भूभाग भी चाहिए, है ना। जैसे कि आज का समय क्या है, अगर रोटी हमें चाहिए तो हमारे पास ज़मीन ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, आप तभी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भी भर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास ज़्यादा भूभाग होने चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए और इसीलिए जो है बात स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाती है और स्वतः अपना जो है इंटरवेंशन कर देती है, हस्तक्षेप कर देती है। किस चीज़ का? साहस प्रधान व्यक्तियों का या शूरवीरों का या सैनिक वर्ग का। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने आंसर की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, इंटरलिंक करते हुए दिखाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात क्या आती है प्लेटो के आदर्श राज्य में? दार्शनिक तत्व या दार्शनिक बातें। इसके अंतर्गत क्या है भाई? राज्य निर्माण का तीसरा आधार जो होता है, यानी कि राज्य के निर्माण में एक आदर्श राज्य के पिलर के रूप में तीसरा पिलर ये आता है दार्शनिक तत्व, जिसका संबंध बुद्धि या विवेक से होता है। विवेक प्रधान दार्शनिक शासक ही राज्य के यथार्थ संरक्षक होते हैं। देखिए, पहला जो किया गया आर्थिक वाला, देखिए एक एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना, एक दूसरे। पहला जो आपने पॉइंट पढ़ा था तृष्णा या आर्थिक, तो तृष्णा से संबंधित है आर्थिक तत्व। क्यों? क्योंकि तृष्णा से ही क्या हुआ? उत्पादक वर्ग, और उत्पादक वर्ग से क्या हुआ था? आपके जो है अलग अलग चीज़ें निकली थी, जैसे शिल्पकार हुआ, किसान हुआ, श्रमिक हुआ, व्यवसायी हुआ, ये सब निकले थे। उसके बाद जब ये सब निकले, आर्थिक तत्व हो गए, एक समाजीकरण हुआ, तो उसके बाद चीज़ें क्या बनी?
जो है सैनिक तत्व या सैनिक वर्ग, यानी जब समाजीकरण हो गया तो चीज़ें वहीं तक सीमित नहीं रही, चीज़ें आगे बढ़ी, यानी कि लोगों की इच्छाएं बढ़ती चली गई। उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि एक आया जनसंख्या, दूसरा आया भूभाग। तो जनसंख्या भूभाग को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करने के लिए साहस की ज़रूरत पड़ेगी, और साहस आएगा किसी भी मनुष्य में जब उसके अंदर क्या होगा, साहस होगा। साहस होगा का मतलब आ गया फिर से वही बात, सैनिक वर्ग, है ना। सैनिक वर्ग को मैनेजमेंट करने के लिए आएगा एक शासक भी, तो इसलिए क्या आया वहाँ पर, सैनिक तत्व आया। ठीक है, अब जब सैनिक तत्व आ गया तो भाई दार्शनिक तत्व भी आना चाहिए। तो दार्शनिक तत्व किसके अंतर्गत हो सकता है, जो बुद्धि का बली हो या फिर जो विवेकीय हो। तो अब इसी के आगे हम बात करेंगे प्लेटो का दार्शनिक राज्य में प्लेटो का दार्शनिक राजा, है ना। तो दार्शनिक तत्व क्या है, जिसका संबंध बुद्धि या विवेक से होता है। बुद्धि या विवेक प्रधान व्यक्ति दार्शनिक शासक बनता है ना। ये सत्य से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं तथा वे विश्व और जीवन के वास्तविकता को समझते हैं। ठीक है, तथा समाज सेवा में सर्वाधिक आनंद का अनुभव करते हैं और शासन चलाने में सबसे अधिक योग्य होते हैं। प्लेटो का विचार है कि राज्य में विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राज्य का शासक होना चाहिए। शासक की परीक्षा नैतिकता से नहीं बल्कि विवेक से होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, शासक की परीक्षा नैतिकता से नहीं होनी चाहिए, विवेक से होना चाहिए। नैतिकता और विवेक में ये अंतर है कि देश काल परिस्थिति में जो निर्णय लेना चाहिए वही क्या है, विवेक है ना। ये इसी को कहते हैं विवेकीय शक्ति। विवेक से एक ओर व्यक्ति को सही ज्ञान होता है तथा दूसरी ओर विवेक व्यक्ति को प्रेम करना सिखलाता है। शासक वर्ग में विवेक और बुद्धि की पराकाष्ठा होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शासक वर्ग की जो है वो बता रहा है, विशेषताएं बता रहा है कि भाई शासक वर्ग कैसा होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक के कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए, तो यहीं से देखिए संबंध में सीधी सीधी बातें यहाँ नजर आ रही हैं कि भाई शासक में क्या होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए, और इन दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। विवेक और विधि संपन्न दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए, यानी कि एक दार्शनिक राजा होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य में आत्मा के 3 गुणों के अनुसार समाज में 3 वर्ग जो राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कौन कौन सा, वो पहले मैंने बता दिया था, विवेक। विवेक किसको बताता है, दार्शनिक तत्वों को, यानी कि दार्शनिक राजा को। ये किसको इंडिकेट करता है, शासक वर्ग को, यानी कि विवेक जिसके अंतर्गत है वह क्या है, दार्शनिक तत्व है, और दार्शनिक तत्व ही क्या करेगा, शासक वर्ग को जन्म देगा। दूसरा आता है साहस, जो कि सैनिक तत्व का गुण है, और सैनिक तत्व का मतलब हो गया सैनिक वर्ग। तीसरा आता है तृष्णा, जो कि आर्थिक तत्व है, और आर्थिक तत्व का मतलब हुआ उत्पादक वर्ग। तो ये देखिए शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे और न्यू स्लाइड पर। ठीक है, दार्शनिक राजाओं का शासन। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो आदर्श राज्य में दार्शनिकों का शासन चाहता है, यानी कि दार्शनिक राजा का शासन चाहता है। उसके अनुसार जो है राज्य में शासन का कार्य विवेक तथा बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए, जिन्हें इस कार्य के लिए समुचित शिक्षा दी गई हो। प्लेटो कहता है जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार के राजाओं एवं शासकों में दर्शन शास्त्र की भावना और शक्ति नहीं होती है और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में नहीं मिल पाती, और वे साधारण मनुष्य जो इनमें से केवल एक गुण को दूसरे की पूर्ण अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं होता, और न ही, जैसा मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है, और केवल तभी हमारे राज्य को जीवन की संभावनाएं प्राप्त होंगी या दिन का प्रकाश देखेगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का स्थान सर्वोच्च है। यही राज्य के लोगों को एकता सूत्र में बांधता है तथा परस्पर प्रेम करना सिखलाता है। यह तृष्णा और भोग विलास से दूर होता है तथा इसे परम सत्य का ज्ञान होता है। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए दार्शनिक राजाओं का शासन के अंतर्गत अब यहाँ पर पूरा का पूरा आपको उल्लेख कर दिया गया कि भाई दार्शनिक राजा क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि दार्शनिक राजा क्यों इम्पोर्टेंट है।
तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आपको केंद्र बिंदु पता चल गया तो उसी के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, है ना। कि भाई प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजाओं का क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उनमें सबका सामंजस्य स्थापित करने वाला एक फिलासफर ही हो सकता है, एक दार्शनिक ही हो सकता है। और दार्शनिक जब अगर है तो वह विवेकीय है, और जब विवेकीय दार्शनिक है तो वह एक अच्छा राजा बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रमाणित करते हुए इसको समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा और भी हम बता देंगे, एक दो लोगों का नाम लेते हुए, जैसे कि बारकर के शब्दों में, कि भाई बारकर के शब्द में क्या बातें निकल कर आती हैं आदर्श राज्य को लेकर प्लेटो के। सभी व्यक्ति दार्शनिक वर्ग के नहीं हो सकते। संख्या की दृष्टि से राज्य एक सूक्ष्म वर्ग ही शासक वर्ग की सहायता कर सकता है। इन्हें साम्यवादी प्रणाली में रखा जाता है तथा निर्धारित पद्धति से शिक्षित किया जाता है। प्लेटो आदर्श राज्य का समस्त शासन दार्शनिक राजा को सौंप देता है तथा उसके ऊपर कानून आदि का कोई बंधन नहीं लगता। दार्शनिक राजा पर प्लेटो की इतनी प्रगाढ़ आस्था है कि वह आदर्श राज्य में कानून को कोई स्थान देता ही नहीं है। वह मानता है यदि दार्शनिक शासक मिले हैं तो उस पर कानून या विवेक के बंधन लगाना भूल होगी। कहने का मतलब ये है कि जो एक फिलासफर होता है उसकी जो मनुचित होती है ना, वो बहुत ऊपर उठ जाती है, तो फिर उसके लिए कानून का कोई महत्व रह नहीं जाता है। और इसलिए प्लेटो विवश होकर इस बात को कहने को मजबूर है कि अगर कोई फिलासफर है, कोई दार्शनिक है और वह राजा है तो क्या करेगा, कानून की कोई बात करेगा ही नहीं। और यही चीज़ें जो है आलोचना में आ जाती हैं कि प्लेटो इतना ज़्यादा अंधभक्त हो चुका है अपने आदर्श राज्य को लेकर कि वह कानून को ही भूल गया है। कानून की जगह वह विवेक को बताता है कि भाई विवेक हमारे अंदर अगर है तो कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ज़रूरी नहीं ये भी है, जब हम आलोचना करेंगे, ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई जो है वर्ग है और वो उसी तक सीमित है, कोई दूसरा वर्ग है वह वहीं तक सीमित है। तो अब यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, प्लेटो के द्वारा बंधन लगा दिया गया कि भाई तुम इतना ही कार्य करो, तुम इतना ही कार्य करो। यही चीज़ें अभी हम आलोचना को लेकर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करते हुए हम बढ़ाते हैं अपने स्लाइड को आगे। दार्शनिक राजाओं का शासन के अंतर्गत जो है, देखिए पहली बात हमने क्या देखी, यहाँ तक अभी आपने देखा कि भाई एक प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें निहित हैं, है ना। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं दार्शनिक राजाओं का शासन। तो दार्शनिक राजाओं का शासन कैसा होता है ये यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो भाई साम्यवाद की व्यवस्था होती है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में शासक और संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करता है, जिससे उन पर तीसरा का प्रभाव ना पड़े। लेकिन उनका साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से पूर्णतः भिन्न है। प्लेटो समाज और राज्य को ही महत्व देता है तथा व्यक्ति का राज्य की सेवा के अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं है। शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। यह वर्ग निजी संपत्ति नहीं रख सकते, इनके रहने के लिए निवास की व्यवस्था होगी तथा इनके अलग भोजनालय होंगे। इनका प्रबंध उत्पादक वर्ग से वसूले गए धन से किया जाएगा, यानी कि टैक्स से किया जाएगा। प्लेटो इन वर्गों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करके इन्हें लोभ से मुक्त करना चाहता है, जिससे ये अपने कार्य सेवा भाव से कर सकें। वह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को एक दूसरे से मिलाना नहीं चाहता। साथ ही प्लेटो का विचार है कि संपत्ति की आवश्यकता व्यक्तिगत परिवार के लिए होती है। इसी कारण वह परिवार का कुटुंब को भी समाप्त कर देता है। इसी कारण क्या करता है, वह परिवार या कुटुंब को भी समाप्त कर देता है। साथ ही वह स्त्रियों को पुरुषों की दासता से मुक्त रखना चाहता है। ध्यान रखिएगा, प्लेटो क्या करते हैं, स्त्रियों को दासता से मुक्त रखने की भी बात करते हैं, है ना, एक तरह से फेमिनिस्ट हो जाते हैं। इसलिए वह शासक और सैनिक वर्ग के लिए वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का निषेध करता है। इन वर्गों के पुरुष और स्त्रियां अपनी योग्यताओं के अनुकूल अपने कार्य करेंगे।
भविष्य के संरक्षकों की आवश्यकता के लिए राज्य के अधीन इन पुरुषों और महिलाओं में इस प्रकार संबंध स्थापित कराए जाएंगे जिससे संतान की पहचान न हो सके। इस प्रकार उत्पन्न संतानों के प्रति व्यक्तिगत प्रेम या संपत्ति की इच्छा जागृत नहीं होगी। आदर्श राज्य की इस साम्यवादी व्यवस्था से स्त्रियों तथा पुरुषों को अपनी शक्तियों के अधिकतम विकास का अवसर प्राप्त होगा, स्वस्थ संतान होगी तथा राज्य में एकता की वृद्धि होगी। तो ये देखिए साम्यवादी व्यवस्था का जो है प्लेटो का एक मत रहा है। साम्यवादी का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा समाज ही जो है हमारा क्या परिवार है, यानी कि राज्य ही परिवार है, परिवार ही राज्य है ना। इस तरीके से बात करता है प्लेटो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कोई बहुत कुछ समझाने वाली बात है नहीं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो क्या करता है, किसी भी वर्ग को जो है इंटरफेयर करने के लिए मना करता है। दूसरा क्या करता है कि भाई परिवार को निषेध बनाता है ना, या उसे मानने की चेष्टा नहीं करने देता है कि भाई परिवार और कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वह राज्य होता है, और इसीलिए वह शादी उदी करने के लिए भी मना कर देता है। शादी मत करो और कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसकी वजह से संतान की उत्पत्ति हो, और उसमें क्या होगा, किसी का अपना प्रभुत्व तो नहीं रहेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, या ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो लालच नहीं आएगी। जब लालच नहीं आएगी तो लोग समाज के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, न कि अपने परिवार के प्रति। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन की दूसरी बात क्या है, शिक्षा का सिद्धांत, योजना तथा योजना। यानी कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसके तहत दार्शनिक राजा का शासन कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, उसके अंतर्गत दूसरी बात क्या, शिक्षा का सिद्धांत तथा योजना। आदर्श राज्य की स्थापना में प्लेटो शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देता है, या शिक्षा का इतना विस्तृत विवेचन किया है कि रूसो ने कहा है, देखिए रूसो भी आ गए, रूसो ने प्लेटो के बारे में कह दिया कि भाई जो रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई सर्वोत्तम रचना है, यानी कि द रिपब्लिक इज द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन दैट एवर वाज। रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई सर्वोत्तम रचना, यानी कि शिक्षा पर, यानी शिक्षा के बिंदु पर लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक रिपब्लिक ही है। प्लेटो के शिक्षा के लिए, यानी प्लेटो के लिए जो शिक्षा की बात आती है उसमें राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षा का ध्येय सद्गुण युक्त जीवन की प्राप्ति तथा निस्वार्थ सेवा भाव से कर्तव्य करने की भावना जागृत करना है। यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह क्या है, निस्वार्थ सेवा भाव ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, या मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक ये सभी क्षेत्रों में विकास प्रदान करने का क्या है, साधन है ना, विवेक प्रदान करने का या विकास प्रदान करने का साधन है शिक्षा। प्लेटो शिक्षा को आयु के आधार पर श्रेणियों में बांटता तथा उसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है। किसका पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षा की बातें प्लेटो के अनुसार। वह कुछ विषयों तक सीमित न रहकर मानव जीवन के समस्त अनुभव तक विस्तृत है तथा जीवन पर्यंत चलती है। आरंभिक शिक्षा में व्यायाम, संगीत, उच्च शिक्षा में गणित, रेखा गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन की प्रमुखता है। शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य पर है तथा इसके द्वारा विकसित को राज्य के अनुकूल बनाया जाता है, व्यक्ति को राज्य के अनुकूल बनाया जाता है। प्लेटो की शिक्षा योजना मुख्यतः शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। प्लेटो का आदर्श राज्य शिक्षा योजना पर ही आधारित है। राज्य में न्याय की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य के मस्तिष्क शिक्षा द्वारा इस प्रकार परिवर्तित किए जाएं कि वे अपने प्रकृति प्रदत्त गुणों के अनुसार कार्य करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। आदर्श राज्य में प्लेटो कानून का विरोधी है। ध्यान रखिएगा, आदर्श राज्य में क्या है, प्लेटो कानून का विरोधी है, इसलिए शासकों की शक्ति के दुरुपयोग का एकमात्र प्रतिबंध शिक्षा ही है। शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। शिक्षा क्या है, मानसिक रोगों का मानसिक उपचार। तभी प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इसके आदर्श राज्य के सिद्धांत का आधारभूत तत्व बन जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेटो है
वह अगर किसी भी चीज़ को हस्तक्षेप करने की बात नहीं करता तो उसके पीछे क्या है, शिक्षा है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो स्वार्थ उनका नहीं होगा, यानी कि स्वार्थी नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सेवार्थी होंगे, यानी कि सेवा भाव वाले होंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है प्लेटो ने क्या बता दिया है, सेवा बता दिया या सेवा भाव बता दिया है। तो इसलिए जो है प्लेटो का मानना है कि अगर कोई आदमी शिक्षित है, यानी कि किसी भी मानसिक रोग से ग्रसित है, वो चाहे किसी भी पहलू से संबंधित कोई कट्टरता है या कोई हिंसा है या कुछ भी है जो भी समाज में अराजकता फैला सकता है, तो सब क्या होता है, एक विचार से उत्पन्न होता है, और विचार क्या है, मानसिक है। तो मानसिक जो है रोगों का या मानसिक चीज़ों को उपचार करने वाली जो चीज़ है वह क्या है, एकमात्र हथियार है, वह है शिक्षा। तो अगर कोई आदमी शिक्षित है अर्थात दार्शनिक है तो वह क्या होगा, उसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। प्लेटो का हमने आदर्श राज्य देखा, प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को देखा या दार्शनिक राज्य को देखा, है ना। क्या देखा, दार्शनिक राज्य का देखा या दार्शनिक राजा का शासन देखा। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। तो भाई पहला बात आ गई, भाई अव्यवहारिकता है ये। क्यों? क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना अव्यवहारिक और काल्पनिक ही मात्र है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मैक्सी भी कह रहे हैं, भाई पहला स्वप्नलोक ही है ये। दार्शनिक राजा का शासन, साम्यवाद की व्यवस्था, कानून की समाप्ति, न्याय की कल्पना, शिक्षा योजना आदि की स्थापना असंभव है। तो इसलिए ये क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, भाई प्लेटो का आदर्श राज्य में आलोचना की पहली बात क्या लगती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये अव्यवहारिक है, भाई अनबिहेवियरल चीज़ें बातें ये कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक है। कैसे काल्पनिक है, किन आधार पर काल्पनिक है? क्योंकि दार्शनिक राजा का शासन होना काल्पनिक है, साम्यवाद की व्यवस्था करना काल्पनिक है, कानून की समाप्ति कर देना काल्पनिक है, न्याय की कोर कल्पना में ही उलझे रहना भी काल्पनिक है, शिक्षा योजना इतना जो विस्तृत है वो भी काल्पनिक है। इसलिए प्लेटो ने आगे चलकर स्वयं अनुभव किया कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ ही है, सबसे बड़ी खूबी है। यानी कि प्लेटो जिसने जिस चीज़ को बनाया उसने खुद उस चीज़ को गलत साबित कर दिया, बात वही है। तो आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, ये बात कह कौन रहा है, प्लेटो कह रहा है ना। तो इस तरीके से आलोचना की जाती है। इसकी दूसरी बात क्या आती है, ध्यान रखिए कि पूरे का पूरा जो स्लाइड जो बताया गया है या पूरे का पूरा जो ये वीडियो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से डिजाइन किया गया है ना। दूसरा क्या है, राज्य व्यक्ति के सदृश नहीं है, यानी कि राज्य क्या है, व्यक्ति के समानुपात नहीं है। जो इसने शुरुआत में क्या कहा था कि राज्य क्या है, व्यक्ति का विशद रूप है या विकसित रूप है, तो वह नहीं है भाई। प्लेटो क्या कहता है, व्यक्ति, कहाँ गई भाई मेरी पेन, प्लेटो क्या कहता है कि भाई राज्य व्यक्ति का विशद रूप है। तो राज्य व्यक्ति का विशद रूप नहीं है। क्यों नहीं है? प्लेटो व्यक्ति और राज्य को एक समान मानता है तथा राज्य को व्यक्ति का विशाल रूप मानता है। आत्मा के गुणों के आधार पर राज्य में वर्गों का निर्माण सही नहीं है, यानी कि आत्मा के गुणों के आधार पर। वही बात है, कहने का मतलब जो उसने पहले बताया था। क्या पहला क्या था, बुद्धि या विवेक, दूसरा था साहस, तीसरा था तृष्णा। तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते, बंटवारा नहीं कर सकते हैं, राज्य में वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। भाई कोई भी आदमी अगर है उसके अंदर ये तीनों गुण विद्यमान रह सकते हैं, इसलिए क्या है, गलत है ना। जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के अंदर एक ही गुण हो। तीसरा क्या है, वही वर्ग विभाजन या काल्पनिक जो है, वर्ग विभाजन क्या है, काल्पनिक है, अस्वाभाविक है, अवैज्ञानिक है। क्यों कहना यह अवैज्ञानिक है? क्योंकि भाई यह कहना कि आत्मा में तीन गुण होते हैं और व्यक्ति में एक ही गुण की प्रधानता होती है सदैव सही नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। एक व्यक्ति एक साथ बुद्धि प्रधान, साहस प्रधान, तृष्णा प्रधान भी हो सकता है। यह भी आवश्यक नहीं कि एक प्रवृत्ति आजीवन या अस्थायी रूप से प्रधान रहे, यानी कि जो कुछ भी जिसके अंदर गुण है वह अस्थायी रूप से प्रधान रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह यह वर्ग विभाजन काल्पनिक, अस्वाभाविक और अवैज्ञानिक भी है। चौथा पॉइंट है, आलोचना को लेकर निरंकुशता को बढ़ावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेटो आदर्श राज्य में व्यक्ति की अपेक्षा
राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। दार्शनिक राजा को असीमित अधिकार देकर निरंकुश शासन का समर्थन किया गया तथा राज्य के सभी व्यक्तियों को मशीन के पुर्जे की तरह या मशीन की पुंज की तरह बना दिया गया। यानी कि सब कुछ क्या है, राजा है। यानी कि अगर राजा न्यायी है, राजा विवेकी है, राजा बुद्धि का बली है या बुद्धि वाला है ना, तो सब कुछ तो ठीक चलेगा। लेकिन अगर राजा वहीं पर कुछ और बन जाता है, किसी और चीज़ में उसकी रुचि आ जाती है, अर्थात जो इसने बताया, क्या बताया, बुद्धि या विवेक, साहस, तृष्णा, इसमें से अगर वह तृष्णा हो जाता है तो क्या हो गई, पूरे का पूरा खेल पलट जाएगा। इसलिए यानी कि जो चाहेगा राजा करेगा, जो चाहेगा राजा नहीं करेगा, और इसलिए जो है अंततः निष्कर्ष निकल कर आएगा निरंकुश शासन की स्थापना, है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो जाती हैं। अगली बात क्या आती है, साम्यवाद की व्यवस्था अनुचित है। जो इसने साम्यवाद को बताया वह साम्यवाद की व्यवस्था गलत है या अनुचित है ना। क्यों अनुचित है? प्लेटो आदर्श राज्य में शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था करता है। साम्यवाद तो सामाजिक से समझिएगा कि पूरा का पूरा समाज हमारा घर परिवार है। यह व्यवस्था समाज के मूल तत्वों तथा मानव स्वभाव के विरुद्ध है। परिवार और संपत्ति का अनादर करना, और वह भी केवल एक वर्ग मात्र के लिए, अनुचित है ना। तो वही बात है, उत्पादक वर्ग की अवहेलना कर दे रहा है, यानी कि इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। प्लेटो आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की अवहेलना करता है, इस वर्ग को उसने महत्व ही नहीं दिया, शासन तथा सुरक्षा के कार्यों से अलग रखा है। शिक्षा और साम्यवाद की व्यवस्था भी इसके लिए नहीं है। इस वर्ग को अधिकारों से च्युत यानी कि अधिकार से विमुख करके दास वर्ग के समान बना दिया गया है। यानी कि जो तीसरा वर्ग है उसको क्या कर दिया गया है, एक तरह से अधिकार से विहीन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गए 5 से 6 पॉइंट आपको जो है मिल गए आलोचना को लेकर। 7वां भी पॉइंट है, कानून की उपेक्षा की गई है। इसमें आपने देखा भी था कि भाई कानून नहीं है, क्योंकि इसमें केवल दायित्व या कर्तव्य की बात की गई है। कोई अगर आदमी कर्तव्यनिष्ठ है तो उसे कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी चीज़ें बताई गई थी, है ना, शुरुआत में भी। थोड़ा चलिए पढ़ भी लेते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य में कानून की आवश्यकता नहीं स्वीकार करता है, लेकिन कोई राज्य कानून के बिना रह भी नहीं सकता। कानून के अभाव में शांति, व्यवस्था, अधिकार, स्वतंत्र आदि की कल्पना निर्मूल है। यानी कि कानून के अभाव में या कानून नहीं होंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, अशांति, है ना, अधिकार यानी कि अधिकार का हनन, स्वतंत्रता आदि की कल्पना करना क्या होगा, गलत साबित होगा या निर्मूल है, कोर कल्पना है। यद्यपि प्लेटो ने रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य के विचार का परित्याग नहीं किया, किंतु उसे इसकी स्थापना में संशय होने लगा था, इसलिए अपने बाद की रचना लॉज में, ध्यान रखिएगा लॉज भी उसकी एक रचना था, ये शुरू में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। लॉज में प्लेटो ने अन्य सर्वोत्तम विकल्प के रूप में उपर आदर्श राज्य का वर्णन किया है। देखिए अब आपने ये भी अगर लिख दिया कि प्लेटो के जो है समालोचनात्मक जब टिप्पणी अगर आपको आएगी लिखने के लिए, अगर आपने ये भी लिख दिया कि प्लेटो ने अपनी रचना लॉज में सभी चीज़ों को देखते हुए और उसका निरीक्षण करने के बाद उसने एक अन्य विकल्प भी दिया। क्या विकल्प दिया? उप आदर्श राज्य का विकल्प दिया। किसमें दिया? लॉज नामक पुस्तक में। यहाँ हुआ न्याय के स्थान पर आत्मा संयम और दार्शनिक राजा के स्थान पर कानून की सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करता है। अब देखिए जो चीज़ें इसने आदर्श राज्य में छोड़ा था वही यहाँ पर ला रहा है, यानी कि कानून की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित कर रहा है अपनी रचना लॉज नामक पुस्तक में। ध्यान रखिएगा, वह साम्यवाद का विचार त्याग देता है तथा शिक्षा योजना में संशोधन करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्लेटो को स्वयं आदर्श राज्य के व्यवहारिकता में शंका थी। वास्तव में आदर्श राज्य का सिद्धांत संसार के प्रथम स्वप्नलोकी की एकमात्र कल्पना है। ठीक है, तो कानून की उपेक्षा के तहत इतनी चीज़ें आपने देख ली। यानी कि हमने क्या क्या देखा भाई, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इरेज करके। आपने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं? प्लेटो का हमने क्या देखा, पहला
आदर्श राज्य देखा कि प्लेटो का आदर्श राज्य होना कैसे चाहिए। फिर हमने दूसरा देखा कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए या दार्शनिक जो है शासन कैसा होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा, आलोचना देखा, है ना। इतनी चीज़ें हमने देखी हैं। तो यहाँ तक जो है आपको सारी की सारी चीज़ें ख़त्म या कन्फर्म हो चुकी होंगी कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या होना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत या दार्शनिक राजा का समालोचनात्मक विवरण, आलोचना, समालोचना, उसके सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, है ना। तो 2-3 चीज़ें अभी बची हुई हैं, यानी कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत, उसके बाद प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। हालांकि थोड़ा थोड़ा हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर अलग जानकारी, अलग नॉलेज जिसको दीर्घ उत्तरी में आप लिख सकें इस तरीके से ना, जैसे कि प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम नई वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत पढ़ लेंगे, जैसे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, शिक्षा पर प्लेटो के विचारों का समीक्षा कीजिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डीपली में पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का शिक्षा और प्लेटो का दार्शनिक राजा। ये 3 चीज़ें बची हुई हैं, 3 वीडियो में आएंगी बारी बारी। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी लोग नए होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करिए आप लोग, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।